किताब और किताब की बात जहाँ तक है, तो किताब का शीर्षक वही बहुत कुछ कह जाता है कि उसमें आखिर समेटा क्या गया है, वह उद्घाटित क्या करता है। और कवि का जहाँ तक सवाल है, तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके परिचय के लिए शायद शब्द कम हो या फिर शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती है। हमारे कई बार उसी श्रेणी में आते हैं। पर एक बात तो है कि किसी की भावनाओं को समझने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए एक माध्यम होता है अनुभूति। आप उससे जितने अच्छे से परिचित होंगे, शायद उनकी रचनाओं से भी आप उसी हद तक गुजरेंगे। संवेदना के स्वर, इससे मुझे गुजरने का मौका मिला, उसे मैंने महसूस किया। कविता संग्रह के विषय में तो बहुत कुछ हमारे महुना जी ने कहा। 56 कविताएं हैं इनमें और सभी के लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। पर एक बात है कि हमारी देश, हमारी पीड़ा और हमारी चेतना, वो सब कुछ इस संग्रह में एक जगह मिलता है। कविता संग्रह में सबसे पहले एक कविता है, चेतना की पीड़ा। शीर्षक है चेतना की पीड़ा। जी हाँ, चेतना होती है तो पीड़ा होती है। संवेदनशील आप हैं तो अभी आप जानेंगे कि आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या घटना नहीं चाहिए, क्या अच्छा है या क्या बुरा है। कवि ने इस भाव को उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। कविता की अपनी एक अलग दुनिया होती है, बेबाक सी और बेपरवाह सी। पर बात यह भी है कि कविता आपको जोड़ती है, समाज को जोड़ती है और देश को जोड़ती है। और कविता से हम मिल के गुजरते हैं। अगर कवि संप्रेषित करने में सफल हो गया तो उसकी कविता सफल हो जाती है, उसका काव्य तो सफल हो जाता है। और मुझे ये पूरी तरह लगा कि संवेदना के पर अपनी इस कला में बहुत हद तक सफल हुआ है। कविता में मैंने कहा एक सबसे पहली जो कविता है, चेतना की पीड़ा। जी हाँ, पीड़ा चेतना ही देती है। कवि मन इस पीड़ा से गुजरा है, वो देख रहा है कल को, आज से गुजरते हुए। वो चिंतित है कि क्या देने वाले हैं हम अपनी आने वाली पीढ़ी को। और तभी वो कहते हैं, कविता संग्रह की कुछ पंक्तियां हैं। ओ नवजात शिशु, तुम्हारे नाम पर मैं एक शोक गीत गाना चाहता हूँ। सब कुछ है, केवल शांति नहीं है धरती पर। और घर आजकल लड़ाई का मैदान बदल चुका है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। पति को पत्नी पर अविश्वास है, प्रकाश को दिए पर अविश्वास है। क्षितिज तक फैल चुका है। हम सभी इसी अविश्वास के साथ जी रहे हैं। इतना ही नहीं, मानवीय गुण और मूल्य का इतना ह्रास हो गया है कि विश्व व्यक्ति की नसों में घुल चुका है। आपने कविता में ही कहा है कि शिव ने विश्वान किया था। हम सभी जानते हैं, नीलकंठ कहते हैं उसे। पर शिव ने विश्वान किया था सृष्टि को बचाने के लिए। पर हम आप ये पूरी सृष्टि अभी इसी विश्व को अपने रथ में समेटे हुए हैं। और शहीद यही पीड़ा कवि को कहीं न कहीं विचलित कर रहा है। और वो कहते हैं, विश्व बचाने के अर्थ में अब कोई भी आदमी महादेव से कमजोर नहीं मिल सकता। आजकल सांसों में बारूद और गोद में फूटने का संस्कार फैलने लगा है। आप एक बार महसूस कीजिए इस पंक्ति को कि सांसों में बारूद और गोद में फूटने का संस्कार फैलने लगा है। वेदना से नीली पड़ चुकी है आकाश की छाती और धरती की गोद। और कितनी अजीब सी बात है कि हम इसी में हैं, हमारा समाज, हमारा देश और ये सारा विश्व शायद इसी चीज से गुजर रहा है। इसके बाद की एक और कविता मैं बताना चाहूंगी, ईश्वर और आदमी। इस कविता के संदर्भ में ईश्वर से हम हमेशा मांगते हैं। आप मंदिर जाएं, किसी गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, हमारे हमारे अंदर से जो पहली बात निकलती है, हम कुछ मांगते हैं अपने लिए। शायद सबसे पहले कहीं ना कहीं हम सभी स्वार्थी हो जाते हैं। पर यहाँ कविता में कवि ने ये भाव दिया है, आपके पास संग्रह आएगी, आप उसे पढ़ेंगे। और मुझे इतना कम समय दिया गया कि शायद मैं अब अच्छी तरह से अपनी बात कह भी नहीं पाऊं। पर कविता का विषय और भाव यही है कि हम मांगते हैं, तभी ईश्वर हमें देता है। आप जितना मांगते हैं उससे कहीं अधिक देता है। पर एक जगह जाके शायद हम इतने अकर्मण्य हो जाते हैं कि हमें लगता है सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए, हमें कुछ करना नहीं पड़े। और उस वक्त अगर आप ईश्वर से कहें कि मुझे सारी सुख सुविधा ऐसे ही उपलब्ध हो जाए, तो वह भगवान शायद अपनी ही सृष्टि को बनाने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैंने इंसान क्यों बनाया। कुछ ऐसी ही भाव इसमें है। मैंने ईश्वर से सुंदरता मांगी, उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ और उसके सीने पर छलक कर बहने लगी अविरल झरने और नदी, फूलों से ढकी हरी भरी ढलान और सुहावनी सृजन के सारे स्रोतों से युक्त पूरी धरती की।
धरती के साथ रंग बिरंगे फूल और फूलों में मीठी सुगंध थी। सब कुछ दिया उसने, लेकिन अंत में वही कवि कहते हैं कि मैंने ईश्वर से विपुल ऐश्वर्य मांगा, बिना परिश्रम की संपन्नता मांगी, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोले। व्याकुल होकर मैंने ही जब उनकी ओर देखा तो ईश्वर मेरी ही ओर घूमकर एक टक लगाए मनुष्य वाला मेरा चेहरा देख रहे थे। गौर कीजिएगा, मनुष्य वाला मेरा चेहरा देख रहे थे। ईश्वर मेरी ओर देखकर थपक कर रोते ही जा रहे थे। ये सच है। अगर आज हमारे सामने सच में ईश्वर आ जाए तो वो अपनी ही सृष्टि पे रोते तो जरूर होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस संग्रह में एक और कविता है, विवाह। रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, रिश्तों में गहराई होती है, पर कभी जब यही रिश्ता अभाव से जन्म लेता है या अभाव में पलता है तो यह रिश्तों की प्रगाढ़ता भी कम हो जाती है। पूरी कविता मैं नहीं कहूंगी, पर कविता में एक भाव है कि एक क्षण भावुकता का हो या प्रगाढ़ता का हो कि ऐसा आता है कि आप सोचते हैं कि आपके साथ वाला उसके समझ जो भी कमियां हैं उसे आप दूर करें, खुद कष्ट में रहकर के भी उसे सुख देना चाहते हैं, पर ये शायद वक्त का बहाव या समय की धार ऐसी होती है कि वह उसमें बह जाता है। और जब अभाव और समस्या हमारे सामने आती है तो हम खुद इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उस वक्त हमें अपने बचाव की ज्यादा चिंता होती है। विवाह में 2 प्रसंग दिए गए हैं और उसका प्रतीक है छतरी। आपने बहुत अच्छे से इस प्रतीक को लिया है। बारिश में भीगता एक जोड़ा, पहले उसकी ये अनुभूति होती है कि वह छतरी चाहे तो तुम ले लो या मैं ले लूं, लेकिन वही छतरी दोनों को भिगा जाती है। पर जब ये दूसरा प्रसंग शायद कुछ साल बाद का, जब जिंदगी की सच्चाई या कड़वी सच उन्हें जोड़ती है, तो वह छतरी ही एक समय ऐसा आता है कि तार तार हो जाता है खुद को बचाने के चक्कर में। कविताएं बहुत सारी है इसमें और हर कविता पढ़कर महसूस करने योग्य है। एक और कविता है हक बहादुर। कविता की पंक्तियां बहुत हद तक छूती हैं, कुछ कठोर शब्द हैं उनमें, लेकिन ये शब्द शायद समय की उपज है। भावनाएं कोमल हो तो शब्द भी कोमल उठते हैं, लेकिन जब भावनाएं आपके आसपास के दृश्य को लेकर उठता हो तो शब्द खुद ब खुद कठोर हो जाते हैं। वो हक बहादुर एक हक बहादुर नहीं है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें एक है 2-3 शब्द हैं, राष्ट्रीयता, नागरिकता और एक दिमाग में नहीं आ रहा, स्वाधीनता। और ये राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और नागरिकता हम सभी गर्व करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे राष्ट्र से पहचान मिले, हमारी नागरिकता से पहचान मिले और हम स्वाधीन हो। पर कई मायने में ये 3 शब्द उस वक्त बेमायने हो जाते हैं जब आप पीड़ित होते हैं अपने आप से। कविता के कुछ पंक्तियों में भाव है कि उस वक्त यह राष्ट्रीयता कहाँ गई जब सांप ने मेरी बच्ची को काटा और वो मर गई। क्या राष्ट्रीयता औषधि में बदल सकती थी? वो समय कहाँ होता है जब हमारे ही देश की युवा पीढ़ी विदेश पलायन करते हैं किसी न किसी वजह से। उस वक्त क्या होता है? क्या यह देश उसे रोक पाता है? क्या उस वक्त उसकी वो नागरिकता, वो राष्ट्रीयता कहाँ चली जाती है? सही है, हमें उससे उसकी पहचान मिलती है, पर एक बहुत बड़ा व्यंग है इस कविता में कि आखिर यह राष्ट्रीयता काम कहाँ करती है? कहाँ है हमारे देश के लोग और कहाँ है हमारी सरकार या सत्ता जो ये देख रही है कि देश में ये हो रहा है, पर तभी यह शब्द सिर्फ शब्द रह जाता है, इसकी कोई मायने नहीं रह जाते हैं। समय की बहुत बड़ी प्रतिबंध मुझे लगा दी गई है, मैं कहना बहुत कुछ चाहती थी, पर इतना ही कहूंगी कि आज मैं यहाँ आप सबके समक्ष शायद मुझे ये बहुत बड़ा अवसर मिला कि मैं अपनी बात कह सकूं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद बिना कहे भी समझ में आ सकती है। और तभी मैं बस इतना ही कहूंगी कि बहुत कुछ छूटा होगा जो मैं कह नहीं पाई, किंतु आवश्यक भी नहीं होता हर बात कह जाना। समय की सीमा होती है, उसकी बाध्यता होती है, इसलिए मुझे बस यही इजाजत दे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सीता। कवि ने एक जगह पर लिखा है कि साहित्य बहती हुई नदियां है। वास्तव में तालाब में भी पानी होता है, नदी में भी पानी होता है, लेकिन जो भाव की तरह है, पानी की तरह बहता चला जाए वही नदी होती है। अगर उसी भावों के अगर भाव चलते रहे आगे, उन्हीं भावों से जो अगर उद्गार निकलते हैं, हमारी भावनाएं प्रकट होती है, तभी कविता और तभी साहित्य सृजन होता है। और उसी साहित्य को किसी एक भाषा में लिखे गए साहित्य को दूसरी भाषा तक पहुंचाना
ये एक अनुवादक का बहुत बड़ा इसमें भूमिका इसकी होती है कि वो मूल भाव को बरकरार रखते हुए, मूल भावों को, कविता के दूसरी भाषा के भावों को बरकरार रखते हुए दूसरी भाषा में उसको कहां तक ले जा सकता है, इसी में उस अनुवादक की जो प्रोफेशनलिज्म है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो तभी दिखाई देती है। और मैं सोचता हूं कि डॉक्टर गंगा प्रसाद अकेला जी ने यह काम बखूबी निभाया है। और जो नेपाली और अंग्रेजी में जो पी दिनेश अधिकारी जी ने लिखा था, उसको वो हिंदी में कितनी ही प्रवीणता से, कितनी उपयुक्त ढंग से उसको पहुंचा पाए, ये कविताओं को पढ़ के हमें लगता है। हरक बहादुर की कविता वास्तव में मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जो कि एक आम आदमी की, एक बिल्कुल हाशिए पर खड़े आदमी की कविता है। और मुझे लगता है कि वो केवल हरक बहादुर नाम है उसका, लेकिन वो मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ऐसी कविता वास्तव में दिल को छूने वाली लगती है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गंगा प्रसाद अकेला जी को कि वो अपने 2 शब्द के लिए राष्ट्र कवि हरक प्रसाद देवरे जी, महामहिम भारतीय राजदूत रंजित रे जी, कवि दिनेश अधिकारी जी, आज